11 लोग जहरीली शराब पीकर इस क्षेत्र में मर गए। यह पूरा क्षेत्र श्रीमान जी शराब तस्करी के लिए फेमस है। जैसे ही दिन ढल जाएगा शराब तस्करी चालू हो जाती। बालू तस्करी की समस्या है। ये बालू तस्करी और शराब तस्करी का सबसे बड़ा यहाँ रैकेट चलता है, सिंडिकेट चलता है, और माननीय विधायक जी की नज़रों में सब कुछ है। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 होने हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार भाजपा साफ। ऐसे में हम लोग जनता के मुद्दों को नेताओं से जानने और समझने के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आए हैं। तमकुही राज विधानसभा है ये, और यहाँ पर हमें एक ऐसे नेता मिले हैं जिन्होंने 27 साल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की। 27 साल भाजपा की राजनीति करके अब जन अधिकार पार्टी से मैदान में हैं। क्यों हैं? क्या ऐसा भाजपा में इनको खामी दिखी कि इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और अब जाकर के मैदान में है तमकुही राज विधानसभा से? अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो जनता उनको कितने सिर माथे पे बिठाती है, उनको कितना सहयोग करती है, ये भी एक विषय है। तो देर न करते हुए हम बातचीत करेंगे मान सिंह चौहान जी से, जिन्होंने 27 साल भाजपा की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी कभी मूल्यों की राजनीति के लिए जानी जाती थी। ये बात मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैंने आपसे जब ऑफ कैमरा बात किया तो इन्होंने कहा कि अब वो राजनीति नहीं दिखाई दे रही है जो कभी अटल जी और आडवाणी जी के खून पसीने से कहिए सींची गई थी। तो देर ना करते इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद CIB न्यूज़ परिवार को और उनके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। आपको मान सिंह जी, मेरा पहला सवाल यही है कि जैसे आपने कहा 27 साल आपने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, और जो RSS या अनुसांगिक संगठन जितने भी हैं, विद्यार्थी परिषद वगैरह, 27 साल आपने अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण वक्त को दिया। तो जो मैंने बताया कि अटल जी और आडवाणी जी की मूल्यों वाली राजनीति क्या भाजपा में नहीं रही जो आपने पार्टी छोड़ दिया? देखिए पत्रकार बंधु, आप मुझसे बेहतर आप लोग फील्ड में हैं और मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। अब रही बात मेरी, तो कुछ ऐसे कारण बने कि मुझे लगा कि सब शायद मेरा भारतीय जनता पार्टी में रहना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ा है, और सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिया है। क्या बात। मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ा नहीं है, मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सड़कों पर जिया है। इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र का भाजपा कार्यकर्ता, पूरे जिले की भाजपा मान सिंह चौहान को जानती है। अगर आप देखेंगे कि ईमानदारी, शुचिता की राजनीति और सत्यनिष्ठा की राजनीति और एकात्म मानववाद का चिंतन अगर किसी की जीवन शैली में है तो आपको मान सिंह चौहान के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आज भी घर से निकलता हूं तो ध्येय ये रहता है कि शाम को जब लौटूं तो कम से कम 10 लोगों की मदद कर चुका हूं और उन 10 लोगों के चेहरे पे मेरे कारण खुशी हो। और मैं एक बहुत बेहतर शानदार जीवन छोड़ के आया हूँ। 1.5 से 2 लाख रुपए मासिक तनख्वाह थी, हाईकोर्ट में वकील था, ध्येय IAS और निर्माण IAS जैसी संस्थाओं में मैं टीचर था, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ। उसके बावजूद उन सभी सुविधाओं को छोड़ करके आज तमकुही राज विधानसभा, जो कि इस प्रदेश का हो सकता है कि सबसे पिछड़े विधानसभा में और इस सबसे पिछड़े क्षेत्र में आप खड़े हुए हैं, उस क्षेत्र में मैं मोटरसाइकिल से, और इस गांव के और यहाँ के बाजार के लोग जानते हैं कि मैं कभी कभी पैदल भी यहाँ पे घूमता हूँ इन बाजारों में। आपको बीच में रोक रहा हूँ मान सिंह जी, आप एक लग्जरियस लाइफ छोड़ करके आए हैं। आप कह रहे हैं कि मैं लोगों के लिए आया हूं। अमूमन कमोवेश सारे नेता यही कहते हैं कि मैं लोगों की समस्याओं को दूर करने आया हूं, लोगों की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं उसको हरने आया हूं, जनता को खुशहाल करने आया हूं। लेकिन जनता फिर भी वहीं की वहीं रह जाती है। 5 साल इसी भरोसे में बीत जाता है कि काश कोई दिन आएगा ऐसा जब बेहतर हो जाएगा। आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पे घूम रहा हूँ, घूमा भी, तो मुझे इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिला जिससे ये सवाल किया जा सके। क्या वास्तव में जनता के दुखों को हरा जा सकता है? क्या मान सिंह वास्तव में जनता के दुखों को, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने आए हैं? श्रीमान जी, ये आपने एक बहुत ही सही प्रश्न किया कि नेता
जनता के दुख हरने आते हैं, लेकिन जनता के दुख यथा बने रहते हैं और नेताओं के दुख जो है वो सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। इसी विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल से चलते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में उनके पास स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां हो चुकी हैं। और यही मैं मान सिंह चौहान हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय मैं अपने 4 पहिए वाहन से चलता था, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो 4 पहिया वाहन बिक गया और मान सिंह चौहान 2 पहिए से चलने लगे। वो विधि और वो तरकीब जो 2 पहिए से 4 पहिए, 4 पहिए से हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट होती है, वो विधि और तकनीकी मुझे भी मालूम है। आपके प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न मैंने आपसे जब मैंने पूछा आपने, तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मैंने जिया है, सड़कों पर जिया है और जी रहा हूँ। और CIB न्यूज चैनल के माध्यम से आज की तारीख आप अपने जीवन में भी साक्ष्य के रूप में रखिएगा कि राजनीति का 1 पैसा मान सिंह चौहान के घर नहीं जाता है। और श्रीमान जी, आज मैं आप इतने लोगों के सामने खानगी बाजार में इतिहास को साक्ष्य रूप में रख लीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मान सिंह चौहान भविष्य में चाहे सड़क पर रहें, चाहे सदन में रहें, राजनीति के 1 पैसे से उनके घर में नमक का 1 दाना नहीं जाएगा। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। और जिस तरह का साधारण जीवन मान सिंह चौहान जीते हैं, आजीवन उसी तरह का साधारण जीवन मान सिंह चौहान जिएंगे। हाँ, अगर मैं सुविधाओं का लाभ लूंगा तो मेरे पास शिक्षण का कार्य है। अगर मैं सदन में भी जाऊंगा तो शिक्षण का कार्य जीवन में कभी छोड़ूंगा नहीं। आने वाले भविष्य में मैं अगर सदन में पहुंचता हूं, उस समय भी मैं शिक्षण का कार्य करूंगा, और शिक्षण से जो आय होगी उससे मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा, अपने बच्चे के जीवन को बेहतर बनाऊंगा, अपने माता पिता की सेवा करूंगा। और आज मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, अग्नि परीक्षा कार्यक्रम चला रहा है आपका चैनल CIB। मैं आज आपको साक्ष्य के रूप में कह रहा हूं कि मान सिंह चौहान के लिए राजनीति सिर्फ एक सेवा का माध्यम है, ना कि धनार्जन का माध्यम है, ना कि जीविकोपार्जन का माध्यम है। और मैं आज भी कह रहा हूं, सवाल लेता हूं आपसे, उसके बाद सीधा आपकी विधानसभा पे आएंगे, चर्चा करेंगे। 27 साल का समर्पण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन को आपने बताया, मैंने सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, मैंने जिया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके विचारों, उनके सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी में 27 साल रहने के बाद आपने पार्टी को छोड़ दिया? अब पार्टी में श्रीमान ये मेरा निजी निर्णय था, और मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ, ना मुझे प्रश्न चिन्ह किसी पर लगाना है। ये मेरा निजी निर्णय था, मुझे चुनाव लड़ना था, और भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव में टिकट देने में सक्षम नहीं थी। तो मुझे अपने निर्णय को परिवर्तन करना पड़ा, और मुझे लगा कि शायद अब भारतीय जनता पार्टी हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। और हो सकता है मुझसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हों, और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी में श्रेष्ठ कार्यकर्ता आए। इसी जिले के कई विधायक मंत्री भाजपा सरकार में रहे, मौसम वैज्ञानिक के तौर पे उन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, मंत्री रहे, छोड़ दिया मौसम देख करके सपा में। मन में नहीं आया चले जाए वहाँ पे, हो सकता है सरकार आ जाए, मंत्री बन जाए, तेज तर्रार नेता है। नहीं, तो मैंने आपको बताया ना श्रीमान जी कि मेरी प्रथम शर्त ये थी कि कौन सा दल मुझे फ्री में टिकट दे, निःशुल्क टिकट दे, उसके लिए मुझे कुछ देना ना पड़े, सुविधा शुल्क ना देना पड़े। तमाम मुझे दलों से मुझे प्रपोजल था, लेकिन उस प्रपोजल में एक कॉशन मनी जिसको कहते हैं, सुविधा शुल्क जो कहते हैं, वो ऐड थी। तो मेरे पास वो धन नहीं है कि मैं उस सुविधा मनी को दे सकूं, सुविधा शुल्क को दे सकूं। बाकी मुझे डॉक्टर बाबू सिंह कुशवाहा, जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आप हमारे गठबंधन से आप चुनाव लड़िए और हम आपकी मदद करेंगे, और आपको किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं देना है। तो मैंने जाके उनके टिकट पर लड़ना मुनासिब समझा, क्योंकि कोई शुल्क नहीं है। नहीं, यहाँ मुझसे कोई शुल्क नहीं ली गई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई शुल्क नहीं। नहीं, जैसे कुछ वीडियोस वगैरह वायरल हुए थे, खैर कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप जिस पार्टी में रह के आए हैं, आइडियोलॉजी अपनी एक है ना सैद्धांतिक चीज़ है, उसका एक बड़ा महत्व है ना, मतलब मुद्दों की, विचारों की बात है, लड़ाई है। तो ये एकदम पूरी तरह से जहाँ पे आप मौजूदा समय में हैं, उस आइडियोलॉजी से पूरी तरह से भिन्न है ये राजनीति करने वाले नेता और ये पार्टी। तो कहीं वो सिद्धांतों का टकराव? श्रीमान जी, मुझे लगता है कि कहीं देखिए, राजनीति लक्ष्य जो है, राजनीति लक्ष्य सभी दलों का एक होना चाहिए, और एक है कि जनता के जीवन स्तर में वृद्धि हो।
अब रही बात विचारों की, तो विचारों के आधार पर कौन दल कितना कार्य कर रहा है, इसका विश्लेषण हम लोगों के पास समय नहीं है कि हम लोग करें। हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपनी विधानसभा की जनता के पास जिन सुविधाओं का अभाव है, जो सबसे पहला अभाव हमारे क्षेत्र में है, जो गुणवत्ता पर, उस पे नहीं आ रहा हूँ मैं, उस पे आने की आपसे बात मैंने कहा कि हम लौटेंगे आपकी विधानसभा पे। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई टकराव? नहीं, कोई टकराव अंतःमन में कुछ? अंतःमन में कोई टकराव नहीं। मुझे बाबू सिंह कुशवाहा जी का व्यक्तित्व मुझे शानदार लगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब का व्यक्तित्व मुझे शानदार लगा, बातचीत हुई, और मुझे इस तरह का कोई व्यक्तित्व नहीं लगा कि जो बांटने का काम करता हो। और क्योंकि सभी का लक्ष्य यही है कि जनता का जीवन स्तर बेहतर हो, तो इस तरह से विचारधारा का कोई टकराव मुझे नहीं लगता है। और सभी लोग जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात कोई नहीं करता है। और राजनीति का लक्ष्य जोड़ना ही होना चाहिए, तोड़ना नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूँ सीधे तमकुही राज विधानसभा पे। 2 बार से यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं अजय कुमार लल्लू, 2 बार से हैं, तीसरी बार फिर मैदान में। और आप कहीं से भी हो सकते थे, तो आपने तमकुही राज को ही क्यों चुना? तमकुही राज मेरी कर्म भूमि है, मेरी मातृभूमि है, और निरंतर मैं तमकुही राज, क्योंकि मैंने यही इसी मिट्टी से लिया हुआ है। मेरे पिता सामान्य किसान हैं, और उन्होंने अपनी आजीविका को चलाते हुए मुझ जैसे व्यक्ति को दिल्ली पढ़ने की भेजा, दिल्ली विश्वविद्यालय रहा, उसके बाद आईएएस की परीक्षा की तैयारी की, मेंस लिखा, प्रीलिम्स का क्वालिफाई किया। तो उस दौरान जो पढ़ा गया, जो मैंने अभी बताया आपको, तो मुझे लगा कि जब मैंने इस मिट्टी से कुछ प्राप्त किया है, तो इस मिट्टी के लोगों को कुछ देना चाहिए, और उसी को देने के क्रम में मैं यहाँ पर हूँ। और रही बात श्रीमान की, यहाँ जो विधायक है हमारे 10 साल से, उनकी राजनीति अगड़े पिछड़े से चालू हुई और वहीं पर ख़त्म हो गई। और इस क्षेत्र के वंचित लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए वो एक माइलस्टोन वर्क बता दें जो किया हो। वो स्वयं किसान पीजी कॉलेज की छात्र राजनीति करके नेता बने हैं। आज श्रीमान जी उस कॉलेज की स्थिति ये है कि वो सरकारी कॉलेज जो है अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। क्यों नहीं माननीय विधायक जी सदन में उसका प्रश्न उठाते हैं? उस कॉलेज की जमीन यहाँ के भू माफियाओं के द्वारा बेची जा रही है। जो जमीन करोड़ों की है वो 90,000, 80,000, 85,000 रुपए में दी जा रही है। क्यों नहीं माननीय विधायक जी सदन में प्रश्न उठाते हैं? इस क्षेत्र में युवाओं के ऊपर आप इस क्षेत्र में हैं, आप 4-5 थाने हैं, इन थानों में आप पिछले 4 से 5 महीने का रिकॉर्ड दिखवा लीजिएगा। 15 साल से 25 साल तक के बच्चों को एसओजी उठाती है, मारती है, पीटती है, शरीर को रगड़ती है, और केस लादे जाते हैं। क्यों नहीं माननीय विधायक जी इस प्रश्न को उठाते हैं? यह पूरा क्षेत्र श्रीमान जी शराब तस्करी के लिए फेमस है। जैसे ही दिन ढल जाएगा शराब तस्करी चालू हो जाती। क्यों नहीं श्रीमान जी विधायक जी इस प्रश्न को उठाते हैं? 11 लोग जहरीली शराब पीकर इस क्षेत्र में मर गए। माननीय विधायक जी ने क्यों नहीं सदन में यह प्रश्न उठाया? क्यों नहीं शराब तस्करों के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप करवाई? आखिर आप 10 साल से विधायक हैं, इसी क्षेत्र की जनता ने आपको विधायक बनाया है। आप इस क्षेत्र की जनता को क्या दे सके हैं? मैं तो उनसे सिर्फ इतना पूछता हूं कि आप जो अगड़े पिछड़े की राजनीति करके आए थे, आप 20 ऐसे बच्चों का आप नाम गिना दीजिए जिनको आपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया हो। सिर्फ आप पिछड़े वर्ग के बच्चों को बताइए। इस क्षेत्र का अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय 10 साल तक माननीय लल्लू जी के साथ कदम से कदम मिला के चला है। माननीय लल्लू जी बता दें कि इन 10 सालों में इस क्षेत्र के मुसलमानों के लिए, इस क्षेत्र के अल्पसंख्यकों के लिए माननीय अजय लल्लू ने क्या माइलस्टोन वर्क किया है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को वीजा बनवाना पड़ता है तो भागना पड़ता है, और कितना कष्ट साध्य कार्यक्रम होता है। इमिग्रेशन करवाना है तो दिल्ली भागना है, लखनऊ भागना है। अगर फ्लाइट करवानी है तो गोरखपुर जाइए, लखनऊ जाइए। ये सारी समस्याएं नहीं है। इन समस्याओं पर किसका ध्यान होगा? लेकिन माननीय विधायक जी को इसका कोई मतलब नहीं है। माननीय विधायक जी को इस क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आएगा, अपना धन बल का प्रयोग करके माननीय विधायक जी चुनाव जीत। चलिए, मैं जनता की तरफ से एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, जनता की तरफ से, उसका जवाब मुझे चाहिए। जनता क्यों आपको वोट देगी, और आपको ये बताना है कि हाँ क्यों मुझे वोट देगी। ठीक है, मैं पूरा आपको एक पिच दे रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए यहाँ की जनता को, क्योंकि मैंने सुन रखा है। वस्तुतः ये बहुत ही रिमोट एरिया है, पिछड़ा एरिया है, और यहाँ पे कुछ लोग आते हैं
अगर कोई किसान चारा बाल रहा होता है अपने पशुओं के लिए, तो नेताजी आते हैं तो चार हाथ ऐसे चला करके, मशीन चला करके फोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे, है ना। गरीब के यहाँ जाएंगे, उसके बर्तन में से खाना निकालेंगे, बैठ के खाएंगे और इतिश्री फोटो शूट हो जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। इन सबसे इतर आप अलग क्या करेंगे, क्यों करेंगे और जनता आपको क्यों वोट देगी, उस पर खुला एकदम आमंत्रण आप बताइए जनता। श्रीमान जी, सबसे पहला काम इस क्षेत्र में मैं लगातार निरंतर प्रयास में हूँ शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करना, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है शिक्षा की, और शिक्षा में गुणात्मकता और मात्रात्मकता जरा भी नहीं है। तो मैं निरंतर एक कार्यक्रम है चलता है शिक्षा से समृद्धि कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के माध्यम से गांव में मैं छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे मदरसों में पढ़ते हैं, उन बच्चों के 30 बच्चों का एक ग्रुप बनाता हूं, उसमें एक टीचर रखता हूं और उनको जो आवश्यक सुविधाएं हैं मुहैया कराकर उनको पढ़ाने का काम करता हूं, जिससे कि उनके गुणात्मक और मात्रात्मक शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो। पहला काम मैं ये निरंतर कर रहा हूँ। दूसरा काम, इस क्षेत्र के युवा साथियों, इस क्षेत्र का 70% युवा श्रीमान जी मेरे साथ, इस क्षेत्र का 70% युवा मेरे साथ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि मेरे में वो अपना भविष्य खोजता है। 9, 10, 11, 12 के सर्वाधिक बच्चे मेरे संपर्क में होते हैं, वो इसलिए कि भैया मुझे मार्गदर्शन करेंगे, मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, मेरा करियर डिसाइड करेंगे। मार्गदर्शन का काम कर रहा हूँ, निरंतर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा अभी हमारे क्षेत्र में जो मुख्य समस्या है वो स्वास्थ्य की समस्या है। इस पूरी विधानसभा में श्रीमान जी, अगर किसी, क्योंकि नमी वाला एरिया है, सर्प यहाँ पर अधिकांश निकलते रहते हैं आपको 12 महीने, तो यहाँ सर्पदंश की समस्या है। इस पूरे प्रदेश, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में सर्पदंश की दवा सरकारी किसी भी मेडिकल में नहीं उपलब्ध है, किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया तो उसे सीधे पडरौना जाना पड़ेगा और जाते जाते रास्ते में वो मर जाता है। अमूमन प्रति वर्ष कम से कम 15 से 20 लोग सर्पदंश से मर जाते हैं। इस सुविधा को मुहैया कराना कि हम नज़दीकी किसी अपनी विधानसभा के किसी पीएससी में सर्पदंश की अपनी अगर हम सुविधा मुहैया करा दे सकते हैं तो हम 10 से जो 12 हमारे 15-20 जो व्यक्ति हर साल मरते हैं, ये मानव संसाधन हम बचा सकते हैं। तो इस पे काम मुझे करना है और इस पे मैं लगातार संपर्क में हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा ठीक है, एक बड़ा सेटअप होता है, वो लगेगा तब हम आपको बताएंगे। इसके अलावा निरंतर इस क्षेत्र का लड़का जो युवा है वो पलायन करता है। वो पलायन करने का कारण है कि इस क्षेत्र में कुछ नहीं है, जबकि ये क्षेत्र संसाधनों से भरा पड़ा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हजारों कुटीर उद्योग लगा दूंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग की शुरुआत हो जाए, जिससे लोग देखें तो एक दूसरे को देखकर प्रेरित हो, विश्वास बहाल हो। हाँ, विश्वास प्रेरित हो। जैसे बहुत सारे हमारे जानकार हैं जिन्होंने अपना दिल्ली का जीवन छोड़ के बिहार चले गए, वो आज उन्होंने छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप कर दी और वो सेटअप किया तो आज वो वहाँ पर हब बन गया है। जैसे गारमेंट इंडस्ट्री का छोटा छोटा उन्होंने सेटअप किया, आज वो गारमेंट इंडस्ट्री वहाँ की हब बन गई है। तो इस तरह का मेरा एक प्रयास यहाँ के युवाओं के लिए मैं करना चाहता हूँ। तीसरा चौथा प्रयास मेरा जो है, जो इस क्षेत्र का युवा जो है श्रीमान जी, मतलब दिग्भ्रमित होकर तस्करी के कार्यों में लिप्त है, उसको उस क्षेत्र से वापस लाना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि थोड़े से लाभ के लिए यहाँ पर जेल चले जाते हैं और लाखों रुपए का बंदरबाट होता है यहाँ पर आए दिन। 5वीं 6वीं समस्या जो है बालू तस्करी की समस्या है। ये बालू तस्करी और शराब तस्करी का सबसे बड़ा यहाँ रैकेट चलता है, सिंडिकेट चलता है, और माननीय विधायक जी की नज़रों में सब कुछ है। तो मैं उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये प्राथमिक हमारी सुविधाएं जो मैं इस क्षेत्र के लोगों को देना चाहता हूं। साथ ही यहाँ एक बड़ी समस्या है पानी की। तो एक वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम चलता है जिसमें वो साफ और स्वच्छ पानी मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम लाते हैं। तो जैसे हर एक ग्राम सभा में एक आरओ वाटर प्लांट का सेटअप खोलेगा, जिससे कि गांव की जनता को वो एक साफ पानी, स्वच्छ जल प्राप्त हो सके पीने के लिए, क्योंकि अधिकांश इस क्षेत्र की समस्या जो है वो पानी से जनित है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पेट की समस्या है, और पेट की समस्या का मुख्य कारण वो है, वो पानी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे सभी ग्राम सभाओं में कुछ ऐसे वाटर प्लांट सेटअप किए जाएं जिससे कि स्वच्छ और साफ जल जो है यहाँ की जनता को प्राप्त हो सके। ये हमारे एजेंडे में कुछ चीज़ें हैं। और उसके साथ ही तमकुई राज मेरा एक बड़ा मार्केट है, तमकुई राज और तमकुई रोड, वहाँ पर एक ऐसा फैसिलिटेशन सेंटर खोलना, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हर
गांव में आप जाएंगे तो 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो दुबई हैं, कोई सऊदी अरब है, कोई जॉर्डन है, कोई बहरीन है, कोई कुवैत है, कोई कतर है, तो इन क्षेत्रों में रहते हैं। अब यहाँ समस्या ये हो जाती है कि जैसे इमिग्रेशन कराना है तो एक बड़ी प्रोसेस हो जाती है, तो उनको भागना पड़ता है दिल्ली। अब दिल्ली आप एक बार जाएंगे आएंगे तो 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। अगर वो इमिग्रेशन प्रोसेस हम यहाँ पर एक सिंगल विंडो फैसिलिटेशन सेंटर खोल दें, जिससे हमारा जो विदेश जाने वाले हैं उनको फ्लाइट की टिकट भी अवेलेबल हो जाए, उनको वीज़ा भी अवेलेबल हो जाए, उनको इमिग्रेशन भी अवेलेबल हो जाए, उनको मेडिकल करवाना होता है वो भी सुविधा अवेलेबल हो जाए, इंश्योरेंस कराना होता है वो भी सुविधा अवेलेबल हो जाए। तो इससे हमारे क्षेत्र की जो जनता है उसके एक आमदनी में जो बचत होगी उससे वो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके मेरा प्लान है इस विधानसभा में एक बेहतर काम करने का, और अब ये जनता जनार्दन के बीच में हूँ। अब जनता जनार्दन जैसा निर्णय करेगी उसके अनुसार काम देख ही रहे हैं आप, हम कह रहे हैं आपसे। और ऐसा नहीं है कि 10 मार्च 2010 के बाद ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा, ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। और आप जैसे जागरूक व्यक्तियों से मैं कहूँगा कि आप लोग फ़ोन करके पूछते भी रहिएगा इस क्षेत्र की जनता से कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई मान सिंह चौहान ने वो सारे कार्यक्रम बंद कर दिए, ऐसा नहीं होगा, ये निरंतरता से। अब आपसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है और बहुत कम मैं चाहूँगा आप उसका जवाब दें। हर कोई जीतने के लिए आता है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने जिस तरह से बात की, आपको हमें लगता है कि अगर आप जैसे युवा और पढ़े लिखे लोग आते हैं तो निश्चित तौर पे जो परिदृश्य है राजनीति का, जो हमारे जो ग्रामीण भारत है, जो असली भारत है, उसका जरूर बदलेगा। तो ये हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, एक अश्योरिटी चाहता हूँ, आप बताएं हमारे दर्शकों को, अपनी विधानसभा के लोगों को, जीतने के लिए हर कोई आता है और जो जंग में हिस्सा लेता है हार या जीत तो होती ही होती है। अगर आपको जीत नहीं नसीब होती है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ऐसा होता है, तो क्या आप इसी तरह से, इसी लगन से अपने क्षेत्र की जो समस्याएं आपने गिनाई, जिस पर आपका फोकस है, जिन जिन बिंदुओं पे, आप उसको एज इट इज लेके आगे बढ़ेंगे? मैंने आपसे कहा है कि 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। 10 मार्च को रिजल्ट सकारात्मक रहता है तो निरंतरता में वृद्धि हो जाएगी, और नकारात्मकता है तो निरंतरता जिस दर से चल रही है उस दर से चलती रहेगी। और ये जो कार्य मैंने आपको गिनाए हैं 6-7 काम, इन 6-7 कामों को मैं इस विधानसभा को दे के रहूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या ना बनूं।